देखिए, आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं वो 6th क्लास की इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर है, जिस बुक का नाम है हनीसकल। हनीसकल बुक का पहला चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है हु डिड दी पैट्रिक होमवर्क। अगर हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि एक नोटबुक लीजिए और एक पेन लीजिए और इस चैप्टर को देखना शुरू करिए। और जब इस चैप्टर में कठिन शब्द आएंगे यानी वर्ड मीनिंग आएंगे, आप उसको उस नोटबुक में उस पेन के द्वारा लिखना वीडियो पॉज करने के बाद। और आप यदि ऐसा करेंगे तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से ये चैप्टर ही आएगा और साथ ही साथ जब आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे होंगे तब वो एक्सरसाइज आप आसानी से कर पाओगे। जब आपसे बुक सवाल पूछेगी तो आसानी से जवाब दो, उन सवालों का भी आप आसानी से जवाब दे पाओगे। चैप्टर के नाम से शुरुआत, चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर हमसे कहता है कुछ चीजें बात करके सुलझा ली जाए। क्या है वो चीजें जिनको हमें बात करने के लिए चैप्टर कहता है, जिनके ऊपर हमें बात करने के लिए बात बताई जा रही है। सबसे पहला सवाल चैप्टर कहता है, क्या तुम्हें होमवर्क करना पसंद है? तो ये भी कोई पूछने वाला सवाल थोड़ी है कि तुम्हें होमवर्क करना पसंद है कि नहीं। इसका आंसर तो अपनी तरफ से ना कर लेते। किसी भी बच्चे को या ज्यादातर बच्चों को होमवर्क करना पसंद नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको होमवर्क करना पसंद होता है, वो स्कूल से जाते हैं, घर होमवर्क करने में लग जाते हैं, स्कूल से जो काम मिलता है उसको करने लग जाते हैं। होमवर्क का मतलब है घर पर काम, जो घर का काम होता है या घर के लिए स्कूल से काम मिलता है उसको करने का किस किस का मन करता है, इसके बारे में बात हो रही है। तो ज्यादातर बच्चों का काम करने में मन नहीं करता। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो कुछ 2-4 बच्चे बचे हुए हैं जिनको होमवर्क करना अगर अच्छा भी लगता है तो क्या वो अपना होमवर्क अपने आप करते हैं या किसी की मदद लेते हैं? तो ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो कि अपना होमवर्क खुद करते हो, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपना होमवर्क खुद न करके किसी की पापा की, मम्मी की, बड़े भाई की, बहन की मदद लेते हो। आप देखोगे जब हमें हॉलीडे होमवर्क मिलता है, समर वेकेशन का या विंटर वेकेशन का, उस दौरान हम अपने हॉलीडे होमवर्क को अपने या तो पिताजी से करा रहे होते हैं या मम्मा से करा रहे होते हैं या अपने छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाइयों का इस्तेमाल लेते हैं कोई ना कोई काम करने में। खुद अपने आप से नहीं कर रहे होते। और जो 2nd, 3rd, 4th, 5th के बच्चे आप देखोगे उनको तो वो हॉलीडे होमवर्क के बारे में जानकारी तक नहीं होती जो उनको स्कूल की तरफ से मिला है। वो उस हॉलीडे होमवर्क को खुद न करके अपने पेरेंट्स से करवाते हैं। पता नहीं ऐसे हॉलीडे होमवर्क देने का फायदा भी क्या है जो कि बच्चे समझ ही ना पाए। माता पिता के लिए थोड़ी मिला है वो हॉलीडे होमवर्क, बना तो बच्चे के लिए है लेकिन बच्चा कर ही नहीं पाता। इन्हीं बातों को डिस्कस करने के बाद चैप्टर हमसे कहता है कि चैप्टर पढ़ना शुरू करो। और हम सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम है हु डिड दी पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक एक लड़के का नाम है और नाम से हमें यह पता चल रहा है कि लड़का हिंदुस्तानी तो बिल्कुल नहीं है, इंडिया का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में पैट्रिक जैसे नाम नहीं रखे जाते। इंडिया में अलग अलग तरीके के रामू श्यामू नाम रखे जाते हैं, हार्दिक ऐसे नाम रखे जाते हैं, लेकिन पैट्रिक नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो बात भी सही है कि साथ ये जो पैट्रिक नाम का लड़का है ये इंडिया का नहीं, अमेरिका का है। और एक चैप्टर को लिखने वाली जो लेखिका हैं वो भी अमेरिका की हैं, जिनका नाम है कैरोल मूरे। क्या नाम है? कैरोल मूरे। और उन लेखिका का पूरा नाम है एनी कैरोल मूरे। आप जब चैप्टर अपनी बुक में देख रहे होंगे तो आपको लास्ट पेज पे इनका नाम भी देखने को मिल जाएगा, कैरोल मूरे के नाम से, जो कि एक वुमेन है, औरत है, जिनके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया। अब सोचने वाली बात यह है क्यों हमें अमेरिका के लेखक की लिखा हुआ चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। देखिए, बात चैप्टर किसने लिखा है और कहां किसने लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात है होमवर्क की। होमवर्क जो कि ऐसी चीज है जो कि हर बच्चा, चाहे वो अमेरिका का हो या इंडिया का हो या किसी और देश का हो, उसको मिलता ही मिलता है काम करने के लिए। उसके बारे में बात हो रही है। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने के साथ ध्यान रहे एक आपके पास पेन और एक नोटबुक जरूर हो, ताकि आप इस चैप्टर में इस्तेमाल किए गए जो कठिन शब्द हैं उनका लिखते रहें साथ ही साथ, और पढ़ने में भी आसानी रहे। चैप्टर कहता है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी भी अपना काम नहीं करता और वो कहता है कि होमवर्क करना तो उबाऊ काम है, दिमाग खराब करने वाला काम है, माथा पच्ची करने वाला काम है, बेकार लगता है, कौन करे, बड़ा बेकार है, बोरिंग है, वो नहीं कर। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। अब हॉकी और बास्केटबॉल तो हमें पता है, निंटेंडो क्या है? निंटेंडो जो शब्द है वो एक
जापानी कंपनी का नाम है जो कि वीडियो गेम बनाती है। वीडियो गेम जैसे आपने जो वीडियो गेम खेले भी हो, शायद मारियो नाम का वीडियो गेम खेला हो या पोकेमोन नाम का वीडियो गेम खेला हो, तो वो गेम इसी निंटेंडो कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। और ये जो गेम है वो पैट्रिक को खेलना बहुत पसंद है। उसे घर का काम करना पसंद नहीं है जो स्कूल की तरफ से मिला, या घर पे जो काम होते हैं वो भी करना पसंद नहीं है उसे। वो बास्केटबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है या फिर वीडियो गेम खेलता है। हम भी ऐसे ही हैं उसी की तरह। हम भी कौन से हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं या कौन सा घर का काम कर रहे हैं, हम भी लगे रहते हैं सोने में, खाने में, पीने में, खेलने में। His teacher told him, Patrick, do your homework or you wouldn't learn a thing. टीचर कहती भी है उससे कि बेटा पैट्रिक अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज ट्रू। और ये बात सच भी है कि अगर हम अपना होमवर्क नहीं करेंगे, अगर हमें जो स्कूल में काम मिला है उसको घर नहीं करेंगे, तो सच में बात हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। बट समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कभी कभी पैट्रिक को भी इग्नोरेमस लगता है। इग्नोरेमस एक शब्द दे रखा है, IGNORAMS। इग्नोरेमस शब्द का मतलब होता है अनपढ़, जो कुछ नहीं जानता हो। स्कूल में पढ़ रहा है फिर भी ऐसा लगे कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है, ऐसा उसको महसूस भी होता है। बट वॉट कुड ही डू, मगर वो कर क्या सकता है। ही हेटेड होमवर्क। उसको तो काम करना पसंद ही नहीं होते, तो उसे तो नफरत है काम करने से। और ऐसे ही जब उसको रोजाना का काम मिलता है स्कूल की तरफ से, तो वो बिल्कुल भी नहीं करता, उसको नफरत है काम करने से। एक दिन की बात है, ऐसे जब दिन गुजर रहे थे, एक दिन अचानक से वो क्या देखता है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन वो देखता है कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल से खेल रही है और वो उससे ग्रैब कर लेता है। ग्रैब शब्द का मतलब होता है छीनना, GRABBED। ग्रैब्ड का मतलब क्या होता है, छीनना। उस कैट से वो उस डॉल को छीन लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल। लेकिन जब वो छीन के अपने हाथ में लेता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वो डॉल नहीं थी। फिर क्या था, बट अ मैन ऑफ टीनीएस्ट साइज। वो एक आदमी था बहुत छोटे साइज का, बौना था। और जो बौने होते हैं उनको हम एक अलग नाम से जानते हैं, एल्फ कहते हैं, ELF। एल्फ माने होता है बौना, और उनको दूसरे एक और मीनिंग से जानता है, एल्फ नाम से जानते हैं, ELVES। एल्फ शब्द का मतलब भी बौना होता है। बौना मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी हाइट बहुत छोटी हो। तो वो जो उसको मिला वो एक डॉल के साइज का बड़ा ही छोटा सा आदमी था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. वो जो आदमी था, वो जो बौना था, उसके जब कपड़ों को देखा जाए तो उसकी जो शर्ट थी वो बुलंद थी, ऐसी थी जैसे ऊन की बनी हो। और पैंट कैसा था, पैंट था ब्रीचेस, ओल्ड ब्रीचेस, जो पुराने जमाने में ब्रीचेस पहने जाते थे। ब्रीचेस एक तरीके का पैंट होता है जो कि थाई पर खुला रहता है और नीचे जो मतलब घुटनों से नीचे एकदम चिपका हुआ होता है। थाई पे तो कैसा रहता है, खुला, जिसको हमारे इंडिया में बैलून पैंट भी कहते हैं, कि थाई पर तो खुला खुला रहता है और बिल्कुल जो पैर के नीचे वाला हिस्सा होता है उस पर चिपका होता है। ऐसे पैंटों को हम ब्रीचेस कहते हैं। ज्यादातर आप ऐसे पैंटों को उन लोगों को पहन के देखोगे जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, जो घोड़े पे बैठ के चलते हैं, उनको ब्रीचेस पहनने की आदत होती है। और पहले जमाने में ब्रीचेस पहनते थे लोग। तो वो जो बौना था, यानी वो जो छोटा सा आदमी था, वो भी ब्रीचेस पहना हुआ था और एक शर्ट पहना था पुरानी साइज की, और एक उसने कैप लगाई हुई थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मानो चुड़ैल, कोई चुड़ैल की तरह लग रहा था। He yelled, वो चिल्लाया, Save me, बचाओ मुझे, Don't give me back to that cat, I will grant your wish, I promise you that. मुझे बचा लो, मुझे दोबारा उस बिल्ली को मत देना, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। विश का मतलब क्या होता है, विश का मतलब इच्छा, जो तुम मांगो मैं वो दूंगा। मैं इस बात का वादा करता हूं मैं तुम जो भी मांगोगे वो दूंगा, मगर मुझे वापस उस कैट के पास मत भेजना, वो मार डालेगी मुझे। Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days, if you do a good enough job. Patrick could not believe how lucky he was. Patrick तो सोच भी नहीं सकता था कितना लकी था। उसको एक विश मिल गई। विश मतलब जो वो चाहे वो। उसकी जो बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी जो होमवर्क की परेशानियां थी, उसका सॉल्यूशन उसको मिल गया था। सो ही सेड, उसने कहा, अगर तुम मेरा होमवर्क करो
बिल्कुल आखिर तक, सेमेस्टर के आखिर तक 35 दिन का होमवर्क है। अगर तुम सारा का सारा मेरा होमवर्क करो, इफ यू डू गुड इनफ जॉब, और अच्छा काम करो, इतना अच्छा काम करो कि मुझे ए मिले, ए ग्रेड कैसे मिले, आई कुड इवन गेट एज, एज का मतलब यहाँ पे ग्रेड, यानी मुझे जब स्कूल से ग्रेड मिले तो वो भी कैसे मिले, ए मिले, सबसे बेहतर काम होना चाहिए मेरा। अगर तुम इस बात का प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें दोबारा टॉल को नहीं दूंगा, और यही मेरी विश, यही मेरी इच्छा है। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो ये करो, मेरा होमवर्क कर दो 35 दिन का। द लिटिल मैन फेस्ड रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर। रिंकल्ड शब्द, रिंकल्ड का मतलब होता है सिकुड़ना, WRINKLED, रिंकल्ड शब्द का मतलब होता है सिकुड़ना, और हेम्पर का मतलब होता है एक बास्केट जिसके ऊपर हैंडल हो, एक तरीके से आप यहां पर मान लीजिए डस्टबिन। तो जब पैट्रिक ने उससे होमवर्क करने की कही ना, तो उसका मुंह सुकड़ गया सारा का सारा, ऐसा मुरझाया सा हो गया, जैसे मरने वाला हो, ऐसा हो गया। ऐसा लगा जैसे मान लो उसका मुंह इस तरीके से मुरझा गया जैसे कोई पोंछा पोंछ के और ऐसे करके कचूमर बना के डस्टबिन में फेंक दिया हो, इस तरीके से उसका मुंह सुकड़ गया। The little man face wrinkled like a discloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. जब उसको होमवर्क करने की कही गई तो वो बहुत गुस्से में आ गया। वो जो छोटा सा बोना था, छोटा आदमी था, बहुत गुस्से में आया। उसने दोनों मुट्ठियां बंद कर ली अपनी और पूरी ताकत से पैर मारा, बुरा सा मुंह बनाया। ग्रिम्स शब्द का मतलब होता है मुंह बनाना, स्कॉल्डेड मतलब होता है भौचक्का रह जाना, एंड पर्स्ड, पर्स मतलब ऐसे करके अपना जो होठ था वो दांतों के नीचे बीच लिया, यानी पूरे फुल गुस्से वाले एक्शन में आ गया। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग दे रखी है, जैसे ग्रिम्स्ड, GRIMACED, ग्रिम्स्ड, ग्रिम्स शब्द का मतलब होता है मुंह बनाना। एक शब्द है स्काउल्डेड, स्काउल्ड SCOWLED, स्काउल्ड शब्द का मतलब होता है भौचक्का रहना। और पर्स्ड, PURSED, पर्स्ड शब्द का मतलब होता है होठ सिकोड़ना, यानी ऐसे करके होठ सिकोड़ लेते ना गुस्से में, तो बिल्कुल उसने पूरा गुस्से वाला एक्शन दिखाया। ओह एम आई कर्स्ड, वो कह रहा क्या मुझे शराब दिया है, यानी जो बोना है उसको भी होमवर्क करना है, ऐसा लग रहा है जैसे उसको श्राप मिला। बट आई विल डू इट, मगर फिर भी बोना कहता है, फिर भी वो छोटा आदमी है, वो छोटा सा साइज का आदमी है, कि फिर भी मैं उस काम को करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक होमवर्क। और जैसा कि एल्फ ने कहा था, ELF, एल्फ, एल्फ जिसका मतलब बोना होता है, यानी छोटा आदमी, छोटी हाइट का आदमी, जैसा कि उसने कहा था वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, मगर होमवर्क करने के दौरान भी एक ग्लिच थी, GLITCH, ग्लिच का मतलब होता है परेशानी, दिक्कत थी। क्या परेशानी थी? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, ही नीडेड हेल्प। कि जो एल्फ था, यानी जो बोना था, उसने कभी होमवर्क किया ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि होमवर्क कैसा होता है, कैसे करते हैं, तो वो हमेशा हेल्प की उसको जरूरत पड़ती थी, उसको हमेशा मदद की आवश्यकता पड़ती थी। Help me, he had said, and the Patrick would have to help in whatever way. और वो जब भी फंस जाता तुरंत कहने लगता मदद करो भैया, मदद करो, मदद करो। और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती हर तरीके से उसको मदद करनी पड़ती। I don't know this word, जब भी वो कोई काम कर रहा होता उसको कोई शब्द नहीं आता। The elf squeaked शब्द का squeaked, I don't know this word. The elf squeaked while reading Patrick's homework. SQUEAKED, squeaked शब्द का मतलब होता है चिल्लाना, गुस्से में चिल्लाना। तो जब पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था एल्फ, तो अचानक से उस पर एक शब्द नहीं आया, वो चिल्लाया गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। नो, What even better, look up the word and sound it out by each letter. और वो कहता है पैट्रिक से, यानी एक बार क्या होता है कि जब वो उसका होमवर्क कर रहा होता है तो उसको वर्ड नहीं आ रहे होते, शब्द ही नहीं पता होते, तो वो गुस्से में आ जाता है और तेज कहता है जाओ जाओ डिक्शनरी लेके आओ और मेरे लिए। और वो कहता है इससे ही बढ़िया ये है कि तुम एक एक अक्षर पहचान के और उस शब्द का मीनिंग खोलो। किससे कहता है ये बात? पैट्रिक से। एल्फ कहता है कि तुम खुद, उससे ही बढ़िया तो ये डिक्शनरी, मतलब ये शब्द नहीं आ रहा है, एक एक लेटर मैच करना चाहिए और उसका मीनिंग मुझे बता देना।
व्हेन इट कम टू मैथ पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, कि जब मैथ की बारी आती तो उसका नसीब खराब था पैट्रिक का, क्योंकि जो वो थे यानी जो एल्फ था बोना था उसको मैथ भी नहीं आते थे। वो कहता व्हाट आर टाइम टेबल्स, कि भैया हम तो टाइम टेबल के बारे में नहीं जानते कि मैथ के बाद इंग्लिश ले जानी है, इंग्लिश के बाद हिंदी ले जानी है, ये टाइम टेबल क्या होता है, सुबह 8:30 बजे से 10:30 तक ये पढ़ना है, 10:30 से 15 बजे तक ये पढ़ना है, यानी 10:30 से 3 बजे तक ये पढ़ना है, 3 से 5 बजे तक ये पढ़ना है, ये तो हमें पता ही नहीं, हमने तो कभी टाइम टेबल देखे ही नहीं। The elf shrieked. When it come to math, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. जब मैथ की बारी आती तो पैट्रिक का नसीब खराब था, यानी एल्फ को मैथ भी नहीं आते थे। उसको वो कहता है कि ये टाइम टेबल क्या होता है, चीख के कहता है अरे भैया ये टाइम टेबल क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। श्रीक्ड, SHRIEKED, श्रीक्ड शब्द का मतलब भी होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, तो वो जोर से चिल्ला के कहता है कि भैया ये टाइम टेबल वगैरह क्या होते हैं, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें कोई टाइम टेबल वगैरह की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम जानते ही नहीं है ये टाइम टेबल क्या होते हैं, ना तो हम पता कौन सी चीज कब करनी है, हम तो बस अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं, हमने नहीं पता ये टाइम टेबल वगैरह क्या होते हैं, ना हमें टेबल पता ये 2 2 या 4 5 6 या 30, हमें ये भी नहीं पता। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ना हमें किसी एडिशन के बारे में पता है, ना हमने कभी सब्सट्रैक्शन करे, ना हमें डिवीजन के बारे में जानकारी, और फ्रैक्शन तो हमें आती नहीं। वो कहता है हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो वो एल्फ कहता है उससे पैट्रिक से कि ऐसा है मेरे पास बैठ जाओ और मेरी मदद करो, सिंपली आसानी से क्या करो, मेरी मदद करो, मैं काम करने में मदद करो, मेरे पे नहीं हो रहा है। तो मैथ का भी काम भी नहीं आता उस पर। फिर इसके बाद आती है एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कि जब हिस्ट्री पढ़ने की बारी आई, हिस्ट्री का होमवर्क करने की बारी आई, तो एल्फ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता था। टू देम इट इज अ मिस्ट्री, वो तो उनके लिए रहस्य था। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, वो एल्फ जो कि पहले से ही गुस्से में था और तेज कहने लगा, गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, अरे भैया तुम लाइब्रेरी जाओ और बुक लेके आओ, मोर एंड मोर बुक, ज्यादा से ज्यादा बुक, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मेरी मदद करनी है ताकि उन किताबों को तुम पढ़ सको। मुझे नहीं पढ़ना आता, ना मुझे हिस्ट्री के बारे में पता है, ना मुझे मैथ के बारे में पता है, ना मुझे एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन कुछ भी नहीं आता, ना मुझे वर्ड खोजना आता है, सब कुछ तुम ही करो। I needed books, more and more books, and you can help me read them too, और तुम्हें मेरी मदद करनी है वो पढ़ने में। As a matter of fact, every day in every way, the little elf was a nag. Nag, nag का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बार बार चीजें मांग मांग के तुम्हें परेशान कर दे। तो हकीकत में क्या था, हकीकत में हर रोज हर तरीके से वो जो एल्फ था यानी बोना था, वो परेशान करने वाला बन गया था। किसको? पैट्रिक को। यानी हर काम उसी से करवा रहा था, केवल नाम कर रहा था अपना कि मैं होमवर्क कर रहा हूं, लेकिन काम सारा कौन कर रहा था? पैट्रिक से करवा रहा था, सारा का सारा काम पैट्रिक से। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्राइव। पैट्रिक ने अब से ज्यादा कभी भी मेहनत नहीं करी थी, कभी भी, और वो एकदम ड्रैग की तरह यानी काम खींचने वाले की तरह काम कर रहा था, बिल्कुल। ड्रैग शब्द का मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग, यानी जिसमें रुचि ना हो। तो जो पैट्रिक था वो ऐसे काम कर रहा था जैसे बिना थके करता जा रहा था उस काम को भी जो कि बिल्कुल ड्रैग था, यानी उसके मन का नहीं था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with the eye fluffy and bleary. पूरी रातों को वो जग रहा था, वो कभी इतना थका महसूस नहीं करता था, और जब वो स्कूल जाता था उसकी आंखें भी सूजी और फूली सी रहती थी, इतनी मेहनत कर रहा था पैट्रिक इस समय। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. आखिरकार क्या होता है, बिल्कुल आखिरी वाला दिन स्कूल का आ जाता है और सारा होमवर्क हो चुका होता है। एल्फ अब जाने के लिए फ्री होता है, मुफ्त होता है, वो कभी भी जा सकता है, आजाद होता है। As for the homework, there was no more, क्योंकि जब होमवर्क की बात करी जाए तो there was no more, अब बचा ही नहीं था होमवर्क। So he quietly and slyly, SLYLY, slyly शब्द का मतलब होता है रहस्यमय तरीके से, चुपके से, चुपचाप। जो वो एल्फ होता है वो चुपचाप प्यार से, बड़े शांति से पीछे वाले डोर से, रास्ते से, दरवाजे से खिसक जाता है, सरक जाता है।
अब जब स्कूल में पहुंचता है पैट्रिक तो क्या होता है, पैट्रिक गॉट हिज ए, पैट्रिक को ए ग्रेड मिलता है काम करने का। His classmates were amazed. His teacher smiled and full of praise. यानी उसके जो क्लासमेट थे, उसके जो साथी थे, दोस्त थे, वो भी क्या थे, वो भी बड़े भौचक्के रह रहे थे, सोच रहे थे भाई साहब पैट्रिक को ये कैसे मिल गया। और उसके जो टीचर थे, क्लास टीचर जो पढ़ाने वाले थे, वो भी क्या कर रहे थे, वो भी उसकी तारीफ कर रहे थे, वाह भाई पैट्रिक क्या काम कराया इस बार आपने, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। एंड हिज पेरेंट दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और उसके जो माता पिता थे पैट्रिक के, वो भी सोच रहे थे भाई साहब ये हमारा ही लड़का है क्या, ये तो ऐसा नहीं था, ये तो पहले आलसी था, ना कोई काम करता था, ना कभी इसकी टीचर तारीफ करते थे, लेकिन इस बार तो उल्टा हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो अब क्लास के लिए एक हीरो बन चुका था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ करता था। डिड हिज कोर्स, CHORES, कोर्स शब्द का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको हमें करने का मन नहीं करता, वो भी करता है, मगर अब कौन, पैट्रिक। वो चीयरफुल, खुश रहता है। नेवर रूड, किसी से गलत तरीके से बात नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं करता। लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा है जैसे मान लो पूरा उसने अपना नेचर, प्रकृति बदल ली हो। जो पहले लड़का गुस्सा करता था, अपने घर के जो उबाऊ काम होते हैं वो करता नहीं था, कभी रूम साफ नहीं करता था, होमवर्क कभी करता नहीं था, दूसरों पे गुस्सा करता था, ऐसा बच्चा बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। अब वो होमवर्क की भी करता है और उसको स्कूल में ए भी मिलती है, यानी ए ग्रेड मिलती है। टीचर भी उसकी प्रशंसा करते हैं, बच्चे भी उससे चौंकते हैं, घर का सारा काम करता है, अपना रूम क्लीन करता है, पढ़ाई भी टाइम से कर रहा है, होमवर्क भी कर रहा है, तो उसका पूरा तरीके से एटीट्यूड क्या हो गया है, चेंज हो गया। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। क्या आप देखोगे कि आखिर तक आते आते भी पैट्रिक ये मानना है कि जो एल्फ था, यानी वो छोटा आदमी था, उसी की वजह से उसका होमवर्क हो पाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट टू यू, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लेखक कहती है, एनी मूरे कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, कि मैं आपको एक बात बताऊं, वो एक सीक्रेट है, रहस्य है, किसी को मत बताना, ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वो कहती हैं कि इट वॉज नॉट द एल्फ, वो कोई बौना वगैरह नहीं था जिसने काम करा, पैट्रिक ने खुद अपना काम करा था। तो हकीकत भी बात यही है। चैप्टर पूरा होता है यहाँ पर, और मैंने जो भी आपको बीच में वर्ड मीनिंग बताए हैं, जैसे एक बार और उन वर्ड मीनिंग को अच्छी तरीके से अभी हम देखेंगे, तो हमें पता चलता है कि सारा का सारा काम सच में पैट्रिक ने ही किया था। वो केवल और केवल एक ऐसा अज्यूम करके चल रहा था कि मेरे साथ कोई बौना है जो कि मेरी मदद कर रहा है, जो कि मुझे काम करने के लिए ताकत दे रहा है। ऐसी कोई उसके साथ ताकत नहीं थी, ना कोई काम करने वाला था। उस जब भी पढ़ने बैठता, जो भी उस पर वर्ड नहीं आते, वो डिक्शनरी में से वर्ड लेटर बाय लेटर, अक्षर बाय अक्षर खुद देखता। जब उसको मैथ ना आती तो वो खुद सीखता। उसके बाद टाइम टेबल्स नहीं आते तो वो खुद याद करता, टाइम टेबल बना के काम करने लगा। और साथ के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन भी उसने सीखे। किताबों से उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके बारे में भी सीखी। हर चीज, सारी मेहनत उसने खुद करी थी। कोई भी एल्फ बौना नहीं आया उसकी जिंदगी में, और ना हमारी जिंदगी में कोई एल्फ या बौना आने वाला है। हमें सारा होमवर्क अपने आप ही करना पड़ेगा। अगर हम अपना होमवर्क अपने आप करेंगे तभी हम डेवलप हो पाएंगे, अच्छे बन पाएंगे सबकी नजरों में। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर होता है पूरा। अगर आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज को, यानी जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी है, उसको भी अच्छी तरीके से सीखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं, पार्ट 2 देख सकते हैं, ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा चैप्टर। साथ के साथ उसी पार्ट 2 में इस चैप्टर में जो इस्तेमाल हुए वर्ड मीनिंग है वो भी मैं वहां पे बता रहा हूँ, तो आप जरूर उस पार्ट 2 को देख लें, तो आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जो भी अलग अलग तरीके की चीजें चैप्टर ने बताई होंगी वो सब समझ में आ जाएंगी। तो आपका यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ अगर आपको ये चैप्टर मेरी तरफ से समझ में आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।